बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजडम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद। नाजरीन, पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया जा चुका है। 2025-2026 के लिए जो नया मालियाती साल है उसका बजट पेश हुआ है और वो अल्फाज का गोरख धंधा है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। आवाम को जो है वो मुसलसल जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और कुछ भी उसमें नया नहीं दिया गया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें कोई खुशाइंद बात हमें सुनने को मिली हो, और ये बुनियादी तौर पे IMF का बजट है। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए जनाब रज़ा अल हसनैन साहब को जो है वो दावत दी है कि इसमें कुछ चीज़ें पार्शल हम उनके ऊपर गुफ्तगू करें। रज़ा साहब का तारुफ ये है कि ये बिज़नेसमैन हैं और थॉरली जो है ये इकनॉमिक्स को जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है और मईशत पर भी इनकी गहरी नज़र है। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, जो ये मालियाती साल है उसका बजट पेश किया गया, पहले तो ये बताइए कि अखराजात बढ़ते हैं, हमारा जो बजट है पिछले साल की निस्बत नीचे आ गया, इसमें आपको क्या वजह लगती है? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक गैर मुतवक्के काम करने वाला मुल्क है। इसमें जो पाकिस्तान का इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया, बल्कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है थ्रू आउट ईयर्स। आप पीछे चलते जाएं, आपको एक अनोखे अजूबे नज़र आएंगे हर बजट में और हर गवर्नमेंट में। इवन ये कोई भी हो, जिन पे पाबंदियाँ वो भी हों या जिन पे नहीं है वो भी हों जी, हर गवर्नमेंट में आपको ऐसे ऐसे कारनामे नज़र आएंगे कि आप उसको देख के दंग रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया, इन्फ्लेशन होती है, अखराजात ऊपर जाते हैं, इवन इनकम ऊपर जाती है, अखराजात उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान का ऐसा बजट है कि इन्फ्लेशन हमारी बढ़ गई है और हमारा जो बजट है ना इस दफ़ा उसको हम पीछे ले आए हैं। तो क्या ये IMF का बजट है उस वजह से? सर, IMF का तकरीबन हमेशा ही हमारे बजट्स में उनका रोल रहा है। ठीक है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा है। इस दफ़ा ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के दहाने से उठ के आए हैं और उसकी वजह से हमें डेफिनेटली उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। अच्छा, अब सिलसिले को मैं जो है ना वो पार्शल करता हूँ, मैं जुज़ियात में लेके जाता हूँ। मेरी नज़र में ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं पूरे बजट के ऊपर नहीं जाऊंगा, चंद जो है इदारे या चंद सेक्टर जो है वहाँ तक महदूद रखूँगा। ठीक है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो फौरी तौर पे तालीम की है। बिल्कुल। अब आप बताइए कि तालीम के साथ हमने क्या खिलवाड़ किया है? सर, तालीम को इस दफ़ा जो बजट में मैं ख़ुद हैरान हूँ, और बल्कि सारे एजुकेशनिस्ट जो है ना जो इस चीज़ पे नज़र रखने वाले हैं वो हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। इस दफ़ा तालीम का जो बजट है ना अप्रॉक्सीमेट, इसको पहले तो इन्होंने पार्शल कर दिया है, हायर एजुकेशन का अलग कर दिया, उसके बाद आपके स्कूल सेक्टर्स और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं इनके, जो गरीब या मतलब ये जो रिमोट एरियाज़ के उनके जो स्कूल्स हैं उनको आउटसोर्स कर दिया, ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब आउटसोर्सिंग भी एक उसमें एक अजीब काम हुआ है, लेकिन ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि हायर एजुकेशन का अलग कर दिया, ठीक है, और उसको ऐसे तरीके से तरतीब दिया है कि उसका बजट मेरा ख्याल है टोटल 0.8% ऑफ टोटल बजट इतना है। और जो हायर एजुकेशन है वो 65 अरब से, यानी लास्ट 65 अरब था, उसको डिक्लाइन करके 37 अरब पे ले आए। 37 अरब पे ले आए हैं। उसके बाद आप देखें कि दुनिया में ना फार्मूला होता है, पूरी दुनिया में जहाँ पे बजट बनते हैं ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन पे लगाया जाता है, उसके बाद हेल्थ पे लगाया जाता है। ये इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ना, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, और किसी भी सोसाइटी को जो चीज़ ऊपर लेके जाती है, तालीम है, आपकी एजुकेशन है, आपके हेल्थ सेक्टर है, आपके उसके बाद बुनियादी खुर्दो नोश की अशिया हैं, इन चीज़ों को सबसे पहले आपने सब्सिडाइज़ करना होता है। गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडीज़ देती हैं इनमें। हमारा जो बल्कि एक रिसर्च हुई आज से कोई 3-4 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में, और उन्होंने बाकायदा एक जो बहुत बड़े मईशत के जो गुरु माने जाते हैं उन लोगों ने ये बताया कि कम से कम आपका जो है ना वो 20% ऑफ योर टोटल बजट, उस 20% आपका हेल्थ
और एजुकेशन का मस्ट होना चाहिए। और हमारा तो 1% और हमारा 1% से नीचे आ रहा है सर। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब मजे की बात बताऊं कि ये 2-3 साल पहले ये 1.3 1.5% तक भी था, उसको डिक्लाइन कर दिया। अच्छा, इसमें 2 काम हुए हैं। एक तो हमारा टोटल बजट कम हो गया जी। डॉक्टर साहब देखें, लास्ट टाइम हमारा बजट था, टोटल बजट 18,000 अरब, तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपीस बनता है। इस दफ़ा हमारा 17,000 पे आ गया। 17.6 वो 18.6 था लास्ट ईयर। तकरीबन 1,000 अरब का कट ऑफ लग गया। ठीक है, अब उसमें कट ऑफ लास्ट ईयर हमारा जो एजुकेशन पे था, बल्कि पिछले 2-3 साल से वो अप्रॉक्सीमेटली 1% पे जा रहा था एजुकेशन का। अब उस पे भी कट ऑफ लगा, ये डबल कट लगा। ठीक है, एक मेन टोटल से लगा और एक कट लगा इनका 1% से 0.8% पे ले आए एजुकेशन के बजट। जी, अब हमारी जो एजुकेशन है उसको ऑलरेडी ये आउटसोर्स कर चुके हैं कई इदारे, इन्होंने जो है ना वो बांट दिए हैं। ठीक है, अपने लोगों को बांट दिए। अब मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। अब जो अहम तरीन चीज़ है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल। हालांकि जो किसान है वो पिछले 2-2.5 साल से मर गया है। बिल्कुल। उसका जो है वो पहले गंदम का स्कैंडल आप देख लें, जब ये गवर्नमेंट नहीं आई थी तब का, लास्ट ईयर का। और मैं आपको जो FBR का चेयरमैन है ना, शब्बर जैदी, जो फार्मर हैं, वो कहते हैं कि 2024 से लेके 2025 यानी मई 2024 से 2025 की मई तक किसान को सिर्फ गंदम की मद में 2200 अरब का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल। अब इसमें आपका चावल शामिल नहीं है, इसमें आपकी मकई शामिल नहीं है, इसमें आपकी सब्जियात और दीगर चीज़ें शामिल नहीं है। इस सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया कि जी हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं और चाइना से हम अपने जो किसान हैं उनको वहाँ से हम जो है वो करवाएंगे, जो है ना उनकी जो है वो एजुकेशन उनको देंगे ज़राअत की, और उनको जो है ना वो यहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ लेके आएंगे। दिया कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो अब हालांकि हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। पिछली गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी में शामिल किया था। अच्छा, आपने बड़ी मज़ेदार बात की, लॉलीपॉप दिया है। जी, लॉलीपॉप दिया। असल में डॉक्टर साहब बड़ा मज़ेदार काम है। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान का अलमिया है सर, और मतलब हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये पाकिस्तान के साथ बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ये खिलवाड़ है, खिलवाड़। अब देखें, आपने बात की गंदम, चावल, ये हमारी जो बेसिक, ये हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कंट्री है। हमारा जो मेन जो बजट का हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, और पहले रहा है तो हमारा बेहतरीन सिलसिला चलता रहा है। अब उसमें देखें ना कि अगर आप इमदादी कीमत फिक्स करते हैं, इमदादी कीमत गंदम की अच्छी जब मिलती रही है, गंदम इतनी हुई है कि हमने बाहर भेजी में बाहर से मंगवानी नहीं पड़ी। सर बुनियादी ज़रूरत कहाँ है, ये देखने के हमें ये देखना है कि मसला कहाँ पे है। बुनियादी प्रॉब्लम जो है, बेस पॉइंट ये बन रहा है कि हमारी बेसिकली इस चीज़ की तरफ तवज्जो है ही नहीं, हमारी हुकूमतों की नहीं रही, मौजूदा हुकूमत की तो बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली सर देखें, आपको हल्का सा बहरान होता है, आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग नहीं करते, आप उठते हैं, आप रशिया चले जाते हैं, आप कहते हैं जी वहाँ से गंदम ले आएंगे, और आप उनके साथ एग्रीमेंट कराते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट ठीक है, आपको जितनी कमी है उतनी मंगवा लें। नेक्स्ट ईयर किसान के ऊपर आप डिपेंडेंट तो हो ना, उसको एटलीस्ट ये पता हो कि उसको पता हो मैंने जो गंदम उगानी है, मैंने जो यहाँ पे फसल की काश्त करनी है, वो एक प्रॉपर इतनी हो कि मुझे भी अर्निंग हो जाए और पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, मैं ना यहाँ थोड़ा सा आपको टोकूंगा, मैं एक चीज़ को इसके साथ रिलेट करना चाहता हूँ। हमारा एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, IPPs लगे, ठीक है, हमारी जो ज़रूरत है वो 25,000 मेगावाट है, ठीक है। चले आप सरप्लस कुछ लेते हैं तो आप 30,000 मेगावाट तक चले जाएं, ठीक है। लेकिन हमने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हैं उसमें जो है ना हम उसको 42 जो है वो 1000 मेगावाट तक लेके चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखिए कि इतनी मेगावाट पे आप लेके चले गए, ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरत कितनी है, ठीक है, मैं 42,000 बोल गया, ये 42 है, तो आपकी कैपेसिटी, आप कैपेसिटी चार्जेस आपको पड़ रहे हैं। अब यहीं से मैं बताऊंगा कि सोलर पैनल के ऊपर इन्होंने जो है वो टैक्स लगा दिया है। अब ज़रा इस हवाले से भी बताइए। अच्छा, पहले मैं पिछली बात कंप्लीट करूँ, मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। अब देखें कि जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारी प्रॉपर वर्किंग नहीं होती। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये हमारे ये ख़बरों में तो बहुत आता है, न्यूज़ चैनल भी चलता है, इस चीज़ की मीटिंग हो रही है, इस चीज़ जो बेसिकली फ्रेमवर्क है वो हो ही नहीं रहा।
ठीक है। आपको यही नहीं पता कि आपको गंदम चाहिए कितनी, और आप उसके अकॉर्डिंग मंगवा के। इस दफ़ा किसान के साथ क्या हुआ है? किसान के साथ ये हुआ कि गवर्नमेंट के हुकूमती गोदाम भरे हुए हैं, किसान अपनी गंदम लेके रोल रहा है। अगले साल नहीं बनाएगा सर, आपको नया एक बुरान का सामना होगा। 2026 में आप देखिएगा हम ही बात कर रहे होंगे। अब दूसरी तरफ आए, आपने बात की ये सोलर एनर्जी सेक्टर की। अब देख IPPs हैं, IPPs के मुआहदे जिस टाइम ये हो रहे थे सर, इसमें अगर वो किक बैक्स और फ्रंटमैन और अपने फ्रंटमैन और बेसिकली अपनी जेब का जब तक ख्याल है ना, आप मुल्क का ख्याल नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी, आप यू कैन नॉट फ्लरिश योर इकोनॉमी जब तक आपको अपना ख्याल है। अच्छा, इसलिए वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि गवर्नमेंट में हमेशा हुकूमतों में वो लोग आएँ जिनका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। उसके लिए क्या किया गया? बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, उसका रिलेटिव कोई वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट उस बिजनेस में नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सर बिजनेसमैन बेहतरीन, और उनका बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट में आने से पहले उनकी इकोनॉमी, उनके बिजनेस को चेक करें, और जब वो गवर्नमेंट से जा रहे होते हैं उनके बिजनेस को, आप यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो सिलसिले को आगे ले चलते हैं। जी। अब गवर्नमेंट में क्या किया, IPPs आए, 2027 तक उन्होंने मुआहदे कर लिए, और उसके जो रेट्स रखे, वो रेट्स आज भी गवर्नमेंट, इवन आज भी जो गरीब लोग हैं वो दे रहे हैं। सोलर आ गया, गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कहा जी ये दैट इज अ गेम चेंजर। अब ब्रीदिंग स्पेस मिली, अब आपको ब्रीदिंग स्पेस मिली, अब हमने लगाने शुरू किए। अब इनको लास्ट ईयर, ये पिछले 2 महीने पहले एक नई पॉलिसी आई सोलर मार्केट में जी, ये आपका यूनिट 10 रुपये का लिया जाएगा, और उसको जो आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसको अलग अलग कैलकुलेट करके आपको जो है ना वो इसकी नेट पेमेंट की जाएगी। मतलब इस तरह का जो सिस्टम, और वो पॉलिसी वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकी, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अब दूसरा क्या किया कि ये तरीका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब पे अपनी तनकीद होना स्टार्ट हो गई कि सर आप ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, आप इसको प्रमोट करने वाले हैं, आप इस तरह के कट ऑफ लगाएंगे तो अवाम तो आपके साथ फिर सर नहीं करेगी ना। जी बिल्कुल ऐसे। अब उन्होंने क्या किया, सेकंड तरीका निकाल लिया, वो उसकी इंपोर्ट्स, जो उसको इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर, उन पे 18% सोलर प्लेट्स पे लगा दिया टैक्स। अब यहाँ बात है, वो कहते हैं कि जी जो लोकल इंडस्ट्री वो फ्लरिश नहीं कर रही। अब ये बड़ा अजीब बात है कि लोकल, या तो लोकल में वो मेयार भी आप दें ना। सर लोकल कौन बना रहा है? ये बात बहुत अहम। सर कौन बना रहा है? यही ये सारी रिसाइकल हो रही हैं, यही प्लेट्स हैं, इनको पकड़ते हैं, और जो बन भी रही हैं कुछ लोअर लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे, वो इस तरह की हैं कि उसको आप वो 10 साल की वारंटी नहीं दे सकते यार अपनी। डॉक्टर साहब 10 साल की वारंटी नहीं दे सकते वो लोग। अच्छा, अब इससे हम आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बजट की बात हो रही है, तो अब आ जाए दिफाई बजट पे। ठीक है, मौजूदा बजट कितना है और पिछले साल बजट कितना था? ये आप जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव एरिया टच नहीं, लेकिन हम इस पे बात तो कर सकते हैं ना। हम जो है ना वो एक ज़ाब्ते के तहत रहते हुए हम गुफ्तगू कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। ये इसको क्या कहेंगे, ये एक तकरीबन 100 अरब बढ़ाया है सर, 2500 अरब हो गया ना इस मरतबा, जो 2100 अरब से 2500 अरब। हाँ 400 अरब बढ़ा दिया। 400 अरब, इतना बड़ा ह्यूज, मतलब क्या कहें आप डॉक्टर साहब, आप देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मज़ेदार बात ये है कि ये मजबूरी है। ये 2 महीने पहले देखें, 2 महीना बिल्कुल, ये अभी ये बल्कि महीना पहले शायद, ये जो कुछ हुआ है इंडिया के साथ, हमें स्टेल्थ भी तो परचेज करने हैं ना हमने, क्योंकि अगस्त में हमारी डील डन हो रही है, बल्कि ये भी खबरें हैं कि हम अगस्त में एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, असल में मसला पता क्या है सर? मसला ये होता है कि आपको एक तो ये बजट ये जस्टिफाइबल नहीं है, और ये मैं अपनी मतलब आर्मी के लिहाज से नहीं कह रहा, या अपनी नीड्स के लिहाज से नहीं कह रहा, बजट के लिहाज से कह रहा हूँ। आप अपना टोटल GDP देखें, आप अपनी टोटल जो बजट का हुजम देखें, उसमें आपका टोटल 17-18 हज़ार है, उसमें से 2500 आपका एक ह्यूज अमाउंट सबसे ज़्यादा निकल जाता है। इवन इंडिया का भी ऐसे है सर, उनका भी सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट पे जाता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे ये इश्यूज है ये सॉर्ट आउट हो जाए? ये दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पे सर ये है, दुनिया, आप पूरी दुनिया में देखें जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सर उन्होंने अपने इर्द गिर्द दुश्मन रहने ही नहीं दिया, तो दोस्ती कर लेते हैं।
वो तजारत करें यार, दोस्ती करें, अपने आप को, अपनी कौमों को अमीर करें, लेकिन आप अपने मरासम रखें। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मसला है ना कि इंडिया की तरफ से हमारे साथ बावकार समझौता नहीं किया जाता। मुसलसल हमें जो है ना वो ये चीज़ रहती है कि वो हमें तो कुछ समझते ही नहीं है सर। तो बदकिस्मती है कि फिर हमें जो है ना वो एक गैरिजन स्टेट बनना पड़ता है, ठीक है, और हमें जो है ना ये परचेजिंग करनी पड़ती है। क्या हल नहीं होता? हल तो होता है, ये तो किस मसले का हल नहीं है हर दुनिया चीज़ में? का हल है सर आप बैठें, टेबल टॉक करें। अभी ये रिसेंटली बिलावल साहब गए हुए थे, हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी, ये उनको बल्कि वफद बन के पूरा गया हुआ, उसको लीडर बनाया हुआ उन्होंने कि पूरी दुनिया का दौरा करें। अभी वो कल बयान दे रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े इंटरेस्टेड हैं कि इस चीज़ में कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हों। भाई करें ना, आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं मज़ीद जो है वो एक जो है वो चीज़ आगे ड्रा करता हूँ। देखिए, आपके यहाँ PIA है, आपके यहाँ PTV है, आपके यहाँ पाकिस्तान रेलवे है, ठीक है, ये 3 मैं बड़े इदारे आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, इसके बावजूद ये खसारे में चले जाते हैं। इनको प्राइवेटाइज भी नहीं किया जाता, और अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो कंपनी खरीदेगी वो इनको नफ़े में ले जाएगी, और वही लोग होंगे जो उसमें काम कर रहे होंगे। अच्छा, आपको पता है PIA क्या है? एमिरेट्स, UAE की एमिरेट्स को बनाने वाला PIA है। PIA ने अपने जहाज उनको दिए, यहाँ से उनके लोग आके यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स लेते रहे। इनकी पॉलिसी, इनकी फिजिबिलिटी, इनकी हर चीज़ वो लेके जाके आज दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में से एक। बिल्कुल ऐसे। और हम कहीं भी नहीं। आप ये सोचते हैं जहाज़ ले लो, ख़रीद लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये है, मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा इससे। ये पिछली जो गवर्नमेंट थी नून लीग की, जी, उसमें आपके जो हवाबाजी के जो वज़ीर थे, कौन थे? शायद खाकान अब्बासी साहब रहे हैं जी। उनकी अपनी एयरलाइन कौन सी है? एयर ब्लू। फायदे में जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो वो आपकी PIA का सोचेंगे या अपनी एयर ब्लू का सोचेंगे? यही बड़ी बात है। उनको टेक्निकली उनको बनाना ही नहीं चाहिए। आपको देखें सर, आप प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी नीयत है ना, अगर आपकी नीयत है कि आपने किसी भी इदारे को उठाना है, तो दुनिया में सर चाइना देख लें कहाँ से कहाँ चला गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ IT सेक्टर की तरफ से। जो अदायगियाँ हैं बैंक की, ऑनलाइन अदायगियाँ हैं, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो IT सेक्टर है उसके ऊपर 18% जो है वो टैक्स लगा दिया गया। अब जो स्टार्टअप है वो कैसे होंगे? वो तो नहीं होंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊँगा। टैक्स कौमों के लिए ज़रूरी होते हैं जी, ठीक है। टैक्स जो है ना वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं, और सारी दुनिया टैक्स देती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है कि हम 2 तरह का टैक्स देते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जी। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, जो हमारी सैलरी से कट गया, ठीक है, आपने बिजनेस किया, आपने इनकम टैक्स दे दिया, आपने डायरेक्ट टैक्स दे दिया। आप पढ़ाते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप किसी इदारे में आप एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिल रही है, उस सैलरी में से आपको टैक्स डिडक्ट करके आपको अमाउंट दी जाती है। ये डायरेक्ट टैक्स है और ये गवर्नमेंट्स का हक होता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, ये मैं इनको बेचारी अवाम कहूँगा, ये हर चीज़ में फिर टैक्स देते हैं, और दोहरा। और सर दोहरा नहीं, आपने अपने किचन में 10 दफ़ा टैक्स देना है। किचन की आइटम्स में आपने घी लेना, उस पर अलग टैक्स, आपने मसाला जात लेने, उन पे टैक्स, आपने मीट लेना, उस पे टैक्स, आपने कोई भी चीज़ बताएं जिस पे टैक्स ना हो, आपको डबल टैक्स दे रहे हैं। और इसके बावजूद हुकूमतें यही कहते हैं कि ये टैक्स नहीं दिया जाता। अच्छा, यहाँ अब जो हुक्मरान अशराफिया है सर, उनको हमेशा नवाजा ही गया है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो हुक्मरान अशराफिया की तरफ चला गया। बिल्कुल सही। फिर मैं इसमें एक और चीज़ की तरफ आऊँगा, आपकी रहनुमाई उसमें ज़रूरी है। वो ये है कि हम कितने पैसे IMF के प्लान के तहत हम सूद में दे रहे हैं। ये एक बड़ा अजीब कैलकुलेशन है सर। इस दफ़ा जो टैक्स, इस दफ़ा हमारे बजट में तकरीबन उन्होंने रखा है कोई 8,700
अरब रुपया, यानी हमारी जो More than इकॉनमी 50%। है तकरीबन 50% के आसपास जो है ना, वो हमने सिर्फ सूद की अदायगी में देना। अच्छा सर, टैक्स जब बजट बनता है ना, आप देखें बजट जब बनता है ना दुनिया में, अच्छा टैक्स हर कॉम पे, हर कंट्री पे कुछ ना कुछ डेट होता है। अच्छा, चाहे वो बाहर से ले रहे हो या अपने बैंक से ले रहे हो, बजट उसका एक पैटर्न पूरा ऐसा है। अब टैक्स टू जीडीपी रेशो आपकी निकाली जाती है। आपका टैक्स लेट सपोज इस दफ़ा 17,000 अरब रुपए का है, उसमें से क्या होता है कि मैक्सिमम आपको 20% तक आपको गुंजाइश होती है कि आप 20% तक टैक्स अपना रख लें जी। उसमें आपकी टैक्स टू डेट टू जीडीपी रेशो होती है 20%। मोर देन 20% अगर आपने जाना है तो मैक्सिमम 22%। ठीक है। उसके बाद आपकी अर्निंग्स होती है थ्रू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर आपकी इदारे आपको इनकम दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जीडीपी सारी कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे इस दफ़ा सर ये बना है कि यहाँ पे इस दफ़ा जो टैक्स के डेट टू जीडीपी रेशो आया है वो आया 47%। आपका 47% आप कर्जे पे हैं। कर्जे पे, ठीक है। और ये कर्जा कौन सा सर? इसमें आपने कर्जा उतारना भी है, 8,000 अरब रुपया आपने देना है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो सर आप पूछ रहे हैं ना कितनी परसेंट है, ये सारी उनकी ये इसमें मेरा ख्याल है हार्डली 1 या 2% प्रिंसिपल अमाउंट होगी, या बाकी सारा इंटरेस्ट है। हम तो आज, अच्छा हमने कभी प्रिंसिपल अमाउंट मेरा नहीं ख्याल पिछले 10 साल में कोई वापस की हो। ये सूद दे रहे होते हैं, सूद दर सूद, सूद दर सूद, इसलिए तो इसको लानत कहा गया है। यानी नए कर्जे जो लिए जाते हैं और हर साल लिए जाते हैं, और 32,000 अरब के कर्जे ये ले चुके हैं। हाँ, जब से ये उसमें सूद है आपका, एक साल के अंदर अंदर ये इतने ले चुके हैं। और उसमें IMF का और दीगर जो वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो अलग है, और आपके जो मुल्क में कमर्शियल बैंक मौजूद है उनसे आपने बहुत ज़्यादा कर्जे डेफिनेटली लिए होते हैं, और उनको सबको आपने उनका इंटरेस्ट देना है। अब हमने बड़ी ही सादगी से जो है वो डिस्कस किया है, चंद पहलुओं को डिस्कस किया है सर। अब इसमें आप थोड़ा सा बताइए कि हमारे हाथ तो बंधे हैं, आवाम क्या करें? आवाम जो है वो, हम मेहनत करें, ठीक है, और जो कमाई है वो करके उनको दें, खुद हम भूखे नंगे रहें। सर आवाम कुछ नहीं कर सकती, ये मतलब इस पे आप मुझे ज़रा डिटेल में ना लेके जाइएगा। आवाम कुछ नहीं कर सकती, आवाम सिर्फ दुआ करे। यानी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें भी आप डबल से भी हम ट्रिपल पे सर आपको पे करना पड़ेगा इस मुल्क में। अच्छा मज़े की बात है, मैं आपको मायूसी नहीं फैला रहा, ये दैट इज़ अ फैक्ट। जी जी। क्या हुआ आपके इलेक्शन के साथ? हाँ जी बिल्कुल, वो क्योंकि उन्होंने कौन सी वोट लेके आना है। सर आप देखें, आप चेंज ला सकते हैं ना। आप एक गवर्नमेंट से मुतमिन नहीं है, आप उनकी गवर्नेंस पॉलिसी से आप इत्तेफाक नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? आप उनको वोट नहीं देते। आपके वोट की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू। आप कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा दुआ करें। या फिर वो ये 30 लाख बंदा पिछले 3 साल में पाकिस्तान से निकल गया बाहर, और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये बदकिस्मती है सर, हमें अपने मुल्क की, मतलब मुझे तो बहुत दुख होता है कि ये जो ब्रेन है पाकिस्तान के। अब इसमें देखिए ना, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो बाहर से इंपोर्ट किए गए बैंकर हैं। अब एक है बैंकर होना और एक है इकोनॉमिक्स को समझना। मेरे ख्याल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ आमतौर पे जो बैंकर्स हैं उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता है। ठीक है, पहले हमारे इसहाक डार साहब थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उससे पहले शौकत अजीज़ को बुलाया गया, बाद में वज़ीर आज़म भी उनको बुलाया गया। शौकत तरीन भी बैंकर थे, ये भी बैंकर है। तो उनकी पॉलिसीज़ देखें ना, तो तबाही के अलावा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ना आप ये बैंकर्स क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली बैंक का जो पैटर्न होता है ना, कन्वेंशनल बैंकिंग का जो पैटर्न है वो 100% बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट सिस्टम। तो आपने ये इन सब का पैटर्न देखें। ये हमारे औरंगजेब साहब है, अभी नई एक मौजे का खेज चीज़ आई है कि जिन्होंने पेट्रोल डलवाना है, एक उनकी वो शायद मे भी पेंडिंग पे पड़ी है या अप्रूव हो गई है उनकी समरी, कि जो पेट्रोल पंप पे जाएगा वो अपना या तो कैश का कार्ड पे पेमेंट करे, अगर कैश करेगा तो उस पर शायद कितना 2%। जी जी, वो ऐसी मीम भी एक चल रही है, बिल्कुल चल रही है। देखे ना, मतलब अगर इस तरह ये क्यों चल रही है? क्योंकि हमने बैंकर बिठाया हुआ है, बैंकर बिठाया, और बैंकर का हमेशा मेन काम क्या होता है? किस तरह इंटरेस्ट निकलवाना है, पैसा उस पर चढ़ा रहे, प्रिंसिपल अमाउंट उधर ही रहे, इंटरेस्ट चलता है, इंटरेस्ट कमाना ही, कमाई वो है ना सर। जी जी। तो वो ये जो सिस्टम जब आता है ना, अवाम दोस्त पॉलिसी तब बनती है जब अवाम के चुने हुए नुमाइंदे ईवानों में जाते हैं, उनको अवाम का दर्द होता है। जो सर बैठ जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं ना, तो फिर यही कुछ करते हैं, फिर यही कुछ होता है।
बदकिस्मती से। बदकिस्मती से। तो नाजरीन, हमने बजट में जो चीज़ें थीं, अल्फाज के गोरख धंधे पे हम नहीं गए। जो रज़ा साहब ने बातें की उसमें उन्होंने जो कैटेगोरिकली अवामी सतह पे उतर के समझाने की कोशिश की। इस पे हमारी मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी और दोबारा हम जो है वो आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।